प्रोग्राम खास मुलाकात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। आज प्रोग्राम खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ शामिल हैं जिनको फ़िक्र है आपकी, फ़िक्र है कौम की, फ़िक्र है आपकी आखिरत की भी। आप बात सिर्फ दीन की नहीं करते, दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। इसलिए आपकी स्पीचेस में सिर्फ दुनिया का जिक्र नहीं होता है, बल्कि कुरान मजीद की आयात और अहादीस के अक़वाल से आपको तैयार करने की कोशिश होती है कि तालीम कितनी ज़रूरी है। आप 5 बाल्टियों की मिसाल से ज़िंदगी का ऐसा सबक देते हैं जो दुनिया की किसी भी किताब में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया फतेह करने का कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर वहाँ से मिल जाएगा। और मकसद सिर्फ दुनिया में छा जाना है तो फिर आपका ये मानना है कि बहुत छोटा गोल आपने सेट कर लिया है। सिर्फ आप अकेले अगर कामयाब होने की चाहत रख रहे हैं तो आप में हिर्स है, लालच है, इसलिए बाकी दुनिया का, बाकी इंसानों के बारे में भी सोचना आप पर फ़र्ज़ है। इमाम गज़ाली के बयानों से लेकर साइंस के फॉर्मूले, यूपीएससी के प्रिपरेशन से लेकर कुरान मजीद की तफसीर तक हर चैप्टर आप में बसते हैं। आप कहते हैं कि एजुकेशन सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ बहाना है। इसलिए आप कहते हैं एजुकेशन सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन कौम को साथ लेकर चलने में है। एक और लाइन जिसको लेकर मैं तो इत्तेफाक रखता हूँ और मेरे साथ शायद लाखों करोड़ों लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, दज्जाल को तलाश करने वाले कर रहे हैं, लेकिन आपने डिजिटल दज्जाल की जो डेफिनेशन आपने बताई उसका एक एक पॉइंट्स, उसका असर इस दौर में नजर आ रहा है। एआई को लेकर बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन किस उम्र में एआई का कौन सा एजुकेशन मॉडल आपके काम आएगा वो बताने के लिए आप इस मुल्क में सबसे माहिर हैं। और हाँ, एआई जवाब तो देगा, लेकिन आपके दिलों में सवाल कौन जगाएगा, इस पहलू पर भी आपकी नज़र ना सिर्फ काम कर रही है बल्कि एक फ़िक्र है जिसकी शक्ल शिकायत जैसी है लेकिन वाजिब भी है। अब और ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समीर सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, वेलकम, स्वागत है। समीर सिद्दीकी साहब, ये वो नाम है जिनके देश भर में लाखों चाहने वाले हैं। आप ऐसा थिंक टैंक है जिन्होंने आपकी खातिर, यानी लोगों की खातिर अलिफ अकेडमी को खड़ा किया, जिसकी मदद से नौजवान अपने करियर को, अपने मुस्तकबिल को रोशन कर रहे हैं। न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेनिंग सेशन चलाए जाते हैं। स्टार्टअप नेशन के जरिए से आप डिजिटल दुनिया में अपने कारोबार को ट्रेंड में लाने के लिए लोगों को गाइड कर रहे हैं। आई जीनियस प्रोग्राम लाकर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स को आने वाले डेकेड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। और देश के जाने माने यूपीएससी मेंटर्स में भी आपका शुमार होता है। आप खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हिस्टोरियन हैं और विजनर थिंकर हैं। और ऐसे में अगर मैं तमाम चीज़ें बताता रहूँगा तो यहीं पर शाम भी हो जाएगी, इसलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और करवा देते हैं आपकी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। आज दरअसल इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा बातें हमें आपसे करनी है, तो कहाँ से शुरू करें वो दरअसल मैं आप ही से जानना चाहूँगा। पहले एक्चुअली बड़ा मशहूर एक सोशल मीडिया का क्लिप है जो किसी और कंटेक्स्ट में कहा गया था, लेकिन मुझे कुछ और सुनाई दिया कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे देखने में ख़त्म हो गई है, और ये बोलने के बाद मैं थोड़ा सांस लेना पसंद करता हूँ, ताकि एक्चुअली जिस ट्रेडिशनल दुनिया को हम जानते थे वो ख़त्म हो गई है। जॉब्स में, एजुकेशन में, रहमदिली में, हम सिविलाइजेशन और सभ्यता के जिन पन्नों को पढ़कर बड़े हुए हैं वो सब खत्म हो गए। 2026 ऑनवर्ड्स हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहाँ पर अपहीवल यानी उथल पुथल एक नया नॉर्मल होगा। तो जिस दुनिया के ख्वाहिश रखते हुए हम सब बड़े हुए हैं, मेरे देखने में वो ख़त्म हो गई। तो अगर आज की इस गुफ्तगू में हम उसमें से कुछ हिस्सों पे रोशनी डाल पाएँ कि कैसे बदल गई, क्या ख़त्म हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो मुफीद रहेगा। करते हैं, फिर यहीं से शुरू करते हैं। दरअसल ये बड़ा दिलचस्प भी लग रहा है सुनने। एक्चुअली मेरठ के एक चचा का बड़ा ही हंसने वाला क्लिप वायरल हो गया था कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो उसको देखकर सब लोग हंस रहे थे, पर मैं वॉरेन बफे के एक इंटरव्यू को देख रहा था। उसमें उन्होंने क्या किया, 2022 से हैथवे शायर करके जो उनकी कंपनी है, जिसमें दुनिया की हर कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स थे, उन्होंने 2022 से उसको बेचना शुरू किया। और मैं आपको अगर नाम बताऊं उन कंपनीज़ के तो आप भी हिल जाएंगे। दे ऑल आर प्रॉफिट मेकिंग, लेकिन उन्होंने सारे बेचकर 2026 में कैश के ऊपर बैठ गए। उसमें कोका कोला है जिसके शेयर्स उन्होंने बेच दिए, उसमें एप्पल है जिसके शेयर्स उन्होंने बेच दिए। तो वॉरेन बफे से जब ये पूछा जाता कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ही इज़ नोन फॉर हिज इंसाइट्स, श्रूडनेस एंड एन पर्सन विथ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू रीड। वो रोज़ 300 पेजेस पढ़ते हैं। किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि आपकी ज़िंदगी कैसे बीती, तो उन्होंने कहा कि 300 पन्ने रोज़ बीती।
तो उनका ये मानना है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी 2026 में और फिर एक नई दुनिया आएगी। तो किसी ने हंसते हुए पूछा कि आप क्या ये कैश लेकर मरना चाहेंगे 2026 में अगर दुनिया खत्म हो रही है तो उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रेडिशनल सेंस में जिस दुनिया को हम जानते थे वो खत्म हो रही है। 2027 से अगर मैं बच गया या मेरे बाद जो CEO आएगा, अभी उन्होंने अपनी चेयरमैनशिप भी दे दी है, वो ये डिसाइड करेगा कि अब नई दुनिया में हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो अगर दुनिया के टॉप मोस्ट एलीट, जिसको कहते हैं पिरामिड के सबसे ऊंचे ऊपर बैठा हुआ इंसान, अगर उसकी बातों से हम इस इंसान की तशरीह करें जो मेरठ का था, जिसने इतनी पढ़ाई नहीं की है, तो ये समझ में आता है कि वाकई दुनिया खत्म हो गई है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर इजाज़त दे तो। जैसे आर्मी से लड़ने जाया करती थी पहले। आर्मी में भर्ती होना और किसी देश की ताकत को इस बात से नापा जाता था कि उसके पास कितना मैन पावर है आर्मी में। अब इस बात से नापा जाएगा कि कितने ड्रोन्स हैं, छोटे ड्रोन्स, बड़ी मिसाइलें नहीं, छोटे ड्रोन्स। ये 2026 की ट्रेडिशनल दुनिया का अंत हुआ, यहाँ से एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। पहले ऐसा होता था कि पढ़ा लिखा इंसान जो था वो 10 लोगों पर एक गलबा रखता था कि भाई मुझे जो पता है वो तुम्हें नहीं पता। AI आने के बाद हमें जो भी टूटा फूटा पता है उसको हम बहुत सजा कर, मेकअप करवा कर इस कदर खूबसूरती से पेश कर सकते हैं कि ऐसा लगेगा कि दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान ने लिखा। तो पहले जो बिना पढ़े लिखे और पढ़े लिखे में फ़र्क था वो भी मिट गया। अब इस नई दुनिया में हम में से हर एक कोई पढ़ा लिखा है। इससे पहले की दुनिया में पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और नॉलेज रखने वाले लोग बोलते थे, बाकी सब सुनते थे। इस नई दुनिया में अब हर कोई बोलता है और हर किसी को सुनना है। हर तरह से जिस भी फील्ड का आप जायज़ा लेंगे वहाँ दुनिया बेतहाशा बदल गई है। इसका एक एग्जाम्पल और भी है जो बहुत सोचने लायक है। पहले ऐसा था कि बड़ी बड़ी किताबें हुआ करती थी जिसको इंटरप्रीट करने वाले कुछ प्रोफेसर्स होते थे। ये दोनों को एक बड़ी दीवार और उसके ऊंचे ऊंचे गेट्स के पीछे ले जाके रख दिया गया और उस दीवार के अंदर घुसने के लिए आपको 2 कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी ज़िंदगी के 5 सबसे कीमती साल एंट्रेंस के प्रिपरेशन में देने पड़ते और फिर घर बेचकर आपको फीस देनी पड़ती। तो अपनी जायदाद बेचिए और फीस दीजिए और अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे, और UPSC का एग्ज़ाम है तो 10 साल कम से कम दीजिए, तब आपके लिए वो दरवाजे खुलते। लेकिन आज हम ऐसी दुनिया में हैं जहाँ डिग्री कोई मांग ही नहीं रहा है। कहीं इंटरव्यू देने जाओ तो ये इंटरव्यू लफ्ज़ भी खत्म हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि लोग लाइन लगा के इंटरव्यू देते थे। अब AI एजेंट से ये कहा जा रहा है कि रहीम भाई का पीछे का काम दिखाओ, रहीम भाई को कितना लोग पसंद करते हैं, उनके कमेंट्स में क्या लिखते हैं, उनके किस काम का एप्रिसिएशन है। तो रहीम भाई से इंटरव्यू लेने के बजाय AI एजेंट आपकी पूरी प्रोफाइलिंग तैयार कर रहे हैं। 2027 से तो फिर आप जिस दुनिया की बात कर रहे हैं, इस दुनिया से हमें लड़ना है या इसमें फिट होना है, एडजस्ट होना है? और अगर फिट एडजस्ट होना है तो फिर वो तरीका भी बताओ। एक्चुअली मेरे देखने में खासकर मुस्लिम कौम के जब हालात मैंने पढ़े तो मैं इसे नोकिया कौम कहता हूँ। जैसे नोकिया ने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया, एक से एक तब्दीलियाँ आई स्मार्टफोन में, नहीं ला पाया अपडेट, वो नहीं ला पाए, जबकि दुनिया के हर मार्केट पे उनका कब्जा था। लेकिन उन्होंने ब्लैकबेरी से जब खबर आई कि वो ईमेल डाल रहे हैं तो हंस रहे थे कि ईमेल कोई फ़ोन में डालने की चीज़ है। जब एप्पल ने टच स्क्रीन लाया तो हंस रहे थे कि अरे कीबोर्ड के तो अपने दीवाने होते हैं, टच स्क्रीन कौन यूज़ करेगा। ऐसे ही मुसलमानों के पास जब भी किसी तरक्की की बात लाई गई उन्होंने उसका मखौल उड़ाया, हंसी उड़ाई, या अल्लामा इकबाल के वज़नदार शेरों की बेवज़न तशरीह करके इधर उधर उसको उड़ा दिया गया। तो मैं ऐसे हंसने के लिए दिल्ली में कहता हूँ कि एक सज़ा और आना चाहिए संविधान में कि अल्लामा इकबाल के शेरों की जो गलत तशरीह करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ज़माने में ये हो रहा है कि हमें सबसे बड़ा कसूरवार इस मायने में देखना चाहिए कि हमने बदलती हवाओं के साथ करवट नहीं ली, अडेप्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये जो भी चेंजेस आए हैं ये हमारे लिए आए हैं और हमारे लिए ही ये दुनिया बदली गई। अब एकदम से सैडिस्टिक से मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो गया। उसकी वजह है अल्लाह के रसूल के पास जब भी जाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो कहते हैं कि सूरह कहफ पढ़ो, सूरह कहफ पढ़ो। अब सूरह कहफ में एक वाक़या है कि एक कश्ती होती है, उसमें खिज़र अलैहिस्सलाम छेद कर देते हैं।
तो मूसा अलैहिस्सलाम को समझ में नहीं आता, वो कहते हैं यार ये गरीबों की किश्ती है, आपने इसमें छेद कर दिया, अब वो गरीब कैसे चलेंगे? तो कहते हैं आपको खामोश रहना चाहिए। फिर लास्ट में वो बताते हैं कि एक बहुत बड़ी सेना आ रही है, फौज आ रही है जो हर सेहतमंद कश्ती पे कब्जा कर ले रही है, इसलिए मैंने इस किश्ती में छेद कर दिया कि इसे वो छोड़कर चली जाएगी तो बाद में ये मरम्मत कर लेंगे और इनके काम ये दोबारा कश्ती आ जाएगी। मुझे लगता है वो सेना एआई है जो हर बड़ा जॉब ले जा रही है, हर बड़ा जॉब, और किस कदर तादाद में ले जा रही है कि 80-80 हज़ार लोग एक महीने में जॉब से बेदखल हो रहे हैं। मैं आपको 2 ग्राफ दिखाता हूँ कुरान की इस आयत के बाद। एक ये है कि इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते थे ना, इन्फोसिस और टीसीएस को मिला करते थे, हैदराबाद जिसका गढ़ है, यूरोपियन और अमेरिकन क्लाइंट्स ने वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एआई सस्ते में ये काम कर दे रहा, हम इंडियन इंजीनियर्स को नहीं लेंगे। अब जब उसने मना कर दिया तो यहाँ जॉब्स जा रहे हैं। तो जॉब्स जाने के वक्त 2 ग्राफ आपको देखना चाहिए। एक, ऑफिस में बात चलती है कि इसका जा रहा है जॉब, उसे पता होता है, तो वो क्या कर रहा है कि जब तक पे स्लिप मिल रही है उस पर 5-10 पर्सनल लोन ले रहा है कि जॉब जाने के बाद नया मिलने तक मैं क्या करूँगा। 8-10 महीने के लिए वार चेस्ट बना रहा है वो। ये एक ग्राफ आया है कि एक इंसान जो आईटी सेक्टर में है और दीगर सेक्टर जहाँ एआई किश्तियाँ हड़प रहा है, वहाँ लोगों ने 20-20 पर्सनल लोन लिए। और दूसरा, 2024 से 26 के बीच में और ख़ासकर 25 के एंड से 26 मार्च तक का एक ग्राफ आया है, डिप्रेशन की दवाएं बहुत बिक्री। उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में अब जो तकलीफ़ें आ रही हैं, तो हर सेहतमंद कश्ती जा रही है, फिर वो मज़दूरों की जो किश्ती है वो बची हुई है, और वो मज़दूर हम हैं। हम बड़े हुनरमंद हुआ करते हैं, किसी डिज़ाइनर का स्टूडियो होता है लेकिन दर्जी हम होते हैं, किसी का शोरूम होता है लेकिन उसके पीछे काम करने वाले हम होते हैं। हमें ब्रांडिंग नहीं आती, एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, लेकिन हुनर ऐसा कि आप हमारा प्रोडक्ट देखकर निछावर हो जाएं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इस कौम की किश्ती में जो छेद है, हमें उसे एआई से भरना चाहिए। अब एआई आपके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाने को तैयार है, वेबसाइट बनाने को तैयार है, ऐप बनाने को तैयार है, ब्रोशर बनाने को तैयार है, पूरी मार्केटिंग संभाल लेगा, पूरी मार्केटिंग संभाल लेगा वो। तो वो कश्ती का जो छेद है कि हम तालीम याफ्ता उस सेंस में नहीं है कि हम अपनी ब्रांडिंग कर पाएं, हम तालीम याफ्ता उस सेंस में नहीं है कि दुनिया की कॉम्पिटिटिव कंपनीज के साथ मिलकर भिड़कर हम अपना काम दिखा सके। वो जो छेद है मुझे लगता है एआई से भरना चाहिए, तो हमारी कश्ती फिर चल पड़ेगी। तो ये 2026 और 27 के बीच में अंतर है। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। मसला भी बताया, मसले का सलूशन भी आपने बताया। अलिफ एकेडमी के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन अलिफ एकेडमी कैसे वर्क करती है, हमें कैसे वहाँ तक पहुँचना है ताकि हम आपकी रहनुमाई गाइडेंस वहाँ से हासिल कर सके, इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा हेटरेट का शिकार मुस्लिम कम्युनिटी है। हर व्हाट्सएप में, हर ग्रुप में इनका जीनोसाइड होना चाहिए, ऐसा एक जस्टिफिकेशन डाला जाता है। इनके साथ यही होना चाहिए, ये डिजर्व करते हैं। और ये मत देखिए कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ है, या सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ है, या पुलिस हमारे खिलाफ है, या सेना हमारे खिलाफ है। वो छोड़कर एक और चीज़ देखिए। मेरे देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सोशल मीडिया का कंटेंट हमारे खिलाफ है। पूरा एल्गोरिदम जो हर 10 मिनट में एक जहर भेजता है, वो हमारे खिलाफ है। तो मैंने बड़ा रिसर्च किया इस बात पर कि हमारा जो जीनोसाइड होने वाला है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो कौन सी 2 कम्युनिटीज़ थी दुनिया में जिनका ये हुआ और वो ऊपर कैसे आई। तो मुझे जवाब बड़ा खूबसूरत मिला और मैं हिल गया। सूरह आल इमरान की एक आयत है, आयत नंबर 138 है। उसमें अल्लाह पाक कहता है कि मायूस मत होना और घबराना मत, ये सब अगर ईमान के साथ तुम सह गए तो तुम ही गालिब आओगे। दुनिया में 2 ऐसे सिविलाइजेशन हैं, कम्युनिटीज़ हैं जिनका जीनोसाइड हुआ, और आज उन्हीं दोनों का पूरी दुनिया पर राज है। आपने कभी पढ़ा होगा वर्ल्ड वार 2 की हिस्ट्री, तो चाइना का जीनोसाइड जापान ने किया। इवन बड़े बड़े स्टेडियम बुक करके उनकी औरतों के रेप होते, और एक जापानीज 12-12 औरतों के रेप करता,
ऐसा म्यूजियम बना के चाइना ने अपने यहाँ रख दिया है। अगर कभी आपको गूगल पे सर्च करना हो तो रेप ऑफ नानकिंग नाम से इसको सर्च करिएगा। बिल्कुल वही जो पैलेस्टीन में आपके साथ हो रहा है। दूसरी एक कम्युनिटी जो ये कर रही है इजराइल, उनका होलोकॉस्ट हुआ, 60 लाख की तादाद में उनको जलाया गया, उनके बालों को निकाल कर कालीन बनाए गए। दुनिया में 84,000 कालीन ऐसे हैं जो यहूदियों के बालों से बने हुए हैं। उन पे हिटलर जब अपने जूते रगड़ता तो उसको अच्छा लगता। फिर ये इन दोनों ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया पे ये गालिब हुए। तो इन्होंने 3 चीज़ें की। जब मैंने वो पढ़ा तो अलिफ्स एकेडमी को इन्हीं 3 चीज़ों के लिए बनाया। एक, वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, एजुकेशन ऑफ द फ्यूचर देते हैं। इसे समझने के लिए हज़रत अली का एक कॉल है नहजतुल बलागा में, वो समझना होगा। तुम जब अपने बच्चों को तालीम देना तो आज के ज़माने के एतबार से नहीं देना, आने वाले ज़माने के एतबार से देना कि तुम्हारा ज़माना कुछ और था, उनका ज़माना कुछ और होगा। इसकी एक ब्रैकेट में मिसाल बहुत सुनने लायक है। अगर आज आप किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन ले लें, 5 साल बाद जब आप डिग्री लेके निकलेंगे दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी होगी। 5 हफ्ते में दुनिया बदल जा रही है, तो आप 5 साल के लिए 47 लाख रुपया देके एडमिशन ले रहे हैं। वो काम जो ये काम एआई आपका फ़ोन उससे अच्छा कर सकता है। एक तो ये हो गया। तो हम अलिफ्स एकेडमी में बच्चों को फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन देते हैं, थिंकिंग, सोचने वाली। अब कंटेंट नहीं चाहिए, अब कुछ याद नहीं करना है। याद करने के लिए हमारे पास एक मशीन है जिसने 1.78 ट्रिलियन पैरामीटर्स याद कर लिए। उसने दुनिया की हर किताब पढ़ी। आपको एक यहूदी मिल जाएगा ऐसा जिसने दुनिया की हर यहूदी किताब पढ़ी हो। एक मुसलमान मिल जाएगा, शायद उसने दुनिया की हर इस्लामिक किताब पढ़ी हो। पर ये जो चैट जीपीटी का लोगो है इतना सा गोल, या क्लाउड का जो लोगो है, या जेमिनाई का, उसने दुनिया की हर किताब पढ़ी, उसने याद किया हुआ है। आपके सवाल में कितना दम है कि वो अंदर से वो गहरा जवाब निकाल कर दे, हम उस पर काम करवाते हैं। मिसाल के तौर पे 2 स्टूडेंट हैं, एक जाके कहता है कि मुगल सल्तनत क्यों गिरी, तो वो 5 पैराग्राफ में नाम और डेट के साथ जवाब देता है। वो सेटिस्फाइड फील करता है, वाह ये तो बहुत अच्छा जवाब है। पर यही काम वो विकीपीडिया या किसी वेबसाइट पे जाके कर लेता। और फिर हमारा एक स्टूडेंट होता है अलिफ्स एकेडमी का, वो जाके पूछता है कि इसमें शाहजहां के जो ये बड़े बड़े आर्किटेक्चर बने, मुगलिया सल्तनत के गिरने में उनका कितना हाथ था, या औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या वाकई दोषी ठहराई जानी चाहिए, या जो सेना के 4 फ्रैक्शंस थे उनकी आपस में लड़ाई का कितना हाथ था, और क्या उस्मानिया सल्तनत ने उत्तराधिकारी के लिए जो तंजीमात के प्रिंसिपल्स निकाले थे, अगर मुगल उसको फॉलो कर लेते तो बच जाते। मुझे इन रोशनियों में बताओ कि मुगलिया सल्तनत क्यों गिरी। अब उस एआई को कम से कम 19 किताबें खोलनी पड़ती है इसका आंसर देने के लिए। तो इस तरह की एजुकेशन के लिए हम अलिफ्स एकेडमी में तैयार करते हैं। दूसरा, हमें ब्रांडिंग नहीं आती, छोटा मोटा बिजनेस खोलते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, थोड़े दिनों बाद बिजनेस बंद हो जाता है। क्या फ्रीक्वेंसी है? 10 में से 8 बिजनेस बंद हो जाते हैं पहले 2 साल में, और पहले 5 साल में 9 बंद हो जाते, 1 चलता है, 10 में से 1। तो हम दुनिया की 600 से 700 केस स्टडीज़ हर 5 महीने में जमा करते हैं और उसे अपने छोटे बिजनेस ओनर्स के सामने डिस्कस करते हैं कि देखो इन्होंने ये अकल लगाई, इसमें से तुम अपने बिजनेस के लिए क्या ले सकते हो, तुम अपने बिजनेस में से कैसे अडेप्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि चाइना और इजराइल ने अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाया। उन्होंने उनको नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाया। ये उन कौमों का सेकंड सॉल्यूशन होता है जिनके जीनोसाइड के चर्चा होते हैं। और तीसरा, पॉलिसी मेकिंग में वो एंटर कर गए। आप देखिए कि ट्रंप और ट्रंप का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल से चलता है। जब तक पॉलिसी मेकिंग में आप एंटर नहीं होंगे, आपकी जायज़ बात भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो अलिफ्स एकेडमी पॉलिसी मेकिंग के लिए बच्चों को तैयार करवाती है, आईएएस और आईपीएस के लिए। तो हमारे 3 काम वही हैं जो वो दोनों नेशंस ने किए, हम नहीं कर पाए। फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन, थिंकिंग वाली, रटने वाली नहीं। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में अपना ब्रांड पूरी दुनिया में कैसे ले जाएं। और तीसरा, पॉलिसी मेकिंग में हम कैसे उतरें। रहीम भाई, आपको देखकर एक बात बताता हूं मैं कि यूपीएससी पास होना उतनी बड़ी बात नहीं है। जो पास हो गए वो सब सेटल हो गए। यूपीएससी फेल होने पर डॉक्टर आम्बेडकर बनता है आदमी। तो वो सिलेबस ज़्यादा कीमती है। तो ये 3 काम हम अलिफ्स एकेडमी में करवाते हैं। अलिफ एकेडमी सिर्फ वो जो वेबसाइट पर आप जाएंगे और 2-3 चीज़ों को पढ़कर आप खुद से कुछ अज्यूम करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैंने भी किया था। जाहिर तौर पर अब चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर हुई है। मौजूदा एजुकेशन सिस्टम, इसके साथ चलना भी ज़रूरी है।
आप जो बता रहे हैं ना, इसमें से एजुकेशन सिस्टम के साथ चलकर ऊपर उठकर हमें काम करने की जरूरत है, ताकि हम जॉब क्रिएशन वाले भी बन सके। इन दोनों चीजों को फिर कैसे चलाएंगे साथ? बड़ा अच्छा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के मुझे फ़ोन आते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कोई अकल दो, कुछ बात बताओ, कैसे ठीक करें। बहुत सारे नई यूनिवर्सिटी खोलने वाले अपनी फाइलें भिजवाते हैं कि भाई हमको बताओ नई ज़माने की यूनिवर्सिटी कैसे होगी। लेकिन गिटहब नाम की एक जगह है, वेबसाइट है, उस पर लोग क्या कर रहे हैं, बिना कॉलेज की डिग्री के कोडिंग करवा के एआई से, जब तक वो कोडिंग परफेक्ट ना हो जाए उसको टेस्ट करने के लिए उस पर डाल रहे हैं। तो गिटहब पर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो पूरी दुनिया को पलट के रखते हैं। जितनी फॉर्च्यून 100 कंपनीज है, आपने 500 सुनी होगी, मैं उसमें से टॉप 100 ले रहा हूँ। इस समय उन्होंने एलिजिबिलिटी निकाली हुई है जॉब की, ये कि गिटहब पे तुमने कुछ बना के डाला है क्या, जिसके 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हैं क्या। इमेजिन करिए आप जैसे बेहतरीन एंकर को कल अपनी ही चैनल के लिए कुछ और लोगों को रिक्रूट करना हो, तो आप इंटरव्यू में ये थोड़ी पूछेंगे कि यहाँ अच्छा करोगे क्या। एक तो ये बड़ा मज़ेदार सवाल हुआ करता था कि अगर हमने तुम्हें चुन लिया तो क्या करोगे, मेहनत करोगे, वो नहीं थोड़ी बोलेगा। लेकिन अब लोग ये पूछ रहे हैं तुम्हारा चैनल है, कितने सब्सक्राइबर हैं, क्या व्यूज़ आते हैं, दिखाना अपना चैनल। यानी वो कागज़ का टुकड़ा कोई नहीं मांग रहा, वो कह रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट दिखाओ, क्या बना सकते हो। और ये बात ना आप ज़ोर से हंस देंगे, गलगोटिया ने समझी। तो उन्होंने क्या किया, स्टैंड लेकर अपने टॉपर्स की फ़ोटो नहीं चिपकाई। वो ये दिखाना चाहते थे कि वो ज़माना गया, अब ज़माना है कुछ करके दिखाने का। तो जल्दी जल्दी में वो चाइना से कुत्ता खरीद के ले आया ये दिखाने के लिए कि हम भी ये बना सकते हैं। तो मेरे सुनने वाले जितने बच्चे अब ग्रेजुएशन में कदम रख रहे हैं या ग्रेजुएट हो रहे हैं, बच्चों, बिना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के कोई चांस नहीं है इस नई दुनिया में। और डिग्री अब किसी काम की नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें डिग्री छोड़ देना चाहिए। इसका ये मतलब है कि डिग्री कॉलेज जाने के पहले दिन से हमें अपने पढ़े हुए को लगाकर कुछ बनाकर देखना चाहिए। अब ये वक्त आ गया है कि हम भी नौकरी देने वाले बने, और वो भी तब जब दुनिया के 1.78 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड एक कोच आपकी जेब में। फिलोसफी की बहुत बात करते हैं आप, और मानते भी हैं कि जब तक अच्छे फिलोसोफर हाकिम नहीं बनेंगे, सरकार में नहीं आएंगे, तब तक चीज़ें बेटर नहीं हो सकती। लेकिन मौजूदा मोबाइल का जो इस्तेमाल हुआ है, एआई की निजी ज़िंदगी में जो घुसपैठ हुई है, फिलोसफी का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि जनरेशन जी का जो माइंडसेट है वो तो यही बता रहा है। देखिए, फेसबुक पर एक बहुत अच्छा केस हुआ है फ्रांस में, वो हर माँ बाप को पढ़ना चाहिए कि जब हमारे बच्चे दरवाज़ा बंद करते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू एक खिड़की खुलती है जिसमें लोग उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अपने कपड़े उतार कर हमें कुछ फ़ोटो भेजना चाहिए, क्या हम मिल सकते हैं, क्या हम कुछ। और उसमें अक्सर लोग जो हमारे बच्चे बच्चियों को इस तरह के सेक्सुअली अब्यूजिव मैसेजेस भेजते हैं वो एडल्ट्स होते हैं। बात जो बहुत सुनने वाली है वो ये है कि फ़िलॉसॉफ़ी के बिना हर चीज़ मैकेनिकल है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ। आपने देखा है हमारी उम्र के बेस्ट माइंड्स, उन्होंने दुनिया के कुछ सॉल्यूशन देने के बजाय अच्छा पैसा कमाने पे ध्यान दिया। उन्होंने अच्छा कमा भी लिया, उनके घर 4 गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, लेकिन अंदर से स्पिरिचुअली वो पूरे हॉलो हैं, एक खालीपन है, और वो खालीपन नहीं भर पा रहा है। तो जब इन खालीपन नहीं भरे हुए लोगों से पूछा गया कि क्या कमी है भाई, तुम्हारे पास तो बंगला है, गाड़ी है, तुमने जहाँ मेहनत की वो तो मिल गया ना, तुम बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते थे, प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, मिल गया। वो कहते हैं नहीं यार, हम बचपन से शौक था कि किसी एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करे कि इंसानियत के मरने तक हमारा नाम लिया जाए। फिर किसी ने समझाया कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, जीडीपी में तुम्हारा क्या रोल है। और एक बात बोलूं बड़ी चुभती हुई, जीडीपी कितनी इम्पॉर्टेंट है और फिलॉसफी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये समझाने वाले कोई और नहीं, हमारे माँ बाप होते हैं। शुरुआत वहीं से हो जाती है। शुरुआत वहीं से हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत लोगों को ख़राब लगेगा, कमेंट आएंगे, मैं ऐसी माँ नहीं हूँ। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं 10 में से 3 माँओं के लिए कह रहा हूँ। मुझसे कुछ बच्चे मिलने आते हैं, वो कहते हैं सर मेरा कल जॉब गया, 3 दिन पहले मेरा जॉब गया, मैं कल खाना खाने बैठा तो मेरी माँ ने मुझे रोटी कम डाली, तो मेरे वालिद को पहली बार कहना पड़ा इसे 2 रोटी दे दो। जब तक मेरा जॉब था, मेरा पसंद का खाना बनता था, पूरा घर इंतज़ार करता था ये घर कब आएगा। कुछ ऐसे वालिद होते हैं 10 में से 3 जो छोटा बेटा रुक कर माँ बाप की खिदमत करे उसकी इज्जत कम करते हैं। जो बाहर चला गया फॉरेन कमाने और वहाँ से बड़े बड़े
वो भेज रहा है पैसे के ज़ख़ीरे, उसकी इज्जत ज़्यादा करते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ अक्सर कि मुसलमानों को बेगुनाह जेलों में रख लिया गया। मैं अभी गल्फ़ के दौरे पर था, मैंने देखा क्या मुसलमान क्या हिंदू, हर किसी को जेल हुई है, दुबई जाने की जेल। यहाँ पे भी जो जेल में है वो 2 महीने में एक बार अपने परिवार वालों को मिल सकता है, वहाँ 2 साल में एक बार 2 महीने की छुट्टी मिलती है। तो फिलॉसफी के बिना जब ये दुनिया देखी जाए तो हम मैकेनिकल रोबोट, मरे हुए ज़ॉम्बीज़ हैं, और ये हक बनता है कि एआई हमको रिप्लेस कर दे। जितने लोग ये मरा हुआ काम कर रहे हैं, टैली करना, अकाउंट्स मिलाना, उसके बदले उनके घर की 2 रोजी रोटी चल जा रही थी, लेकिन अब और नहीं चलेगी। क्यों? एआई के पास इंटेलिजेंस नहीं है, उससे बढ़कर कुछ है, एआई के पास एग्जीक्यूशन है। अब वो आपको कोई नॉलेज नहीं निकाल के देगा, वो आपको एग्जीक्यूट करके देगा, वो आपको ये पूरा वीडियो एडिट करके देगा। तो आपको अपने बच्चों को बचपन से फिलॉसॉफिकली एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ शार्पेस्ट और ब्राइटेस्ट माइंड्स को ढकेलना होगा, ताकि बड़े हों तो उनको अंदर से हॉलो ना लगे। कई मिसालें ऐसी हैं, गूगल करने पे आईएएस आईपीएस पास होने के बाद उसने मेट्रो के सामने कूद कर जान दे दी। अब बताइए, इतने बड़े ओहदे पर, परसों मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले एक जज ने खुदकुशी कर ली। वहाँ पहुँचने पर ऐसा क्या हुआ? तो ये खालीपन, ये लोनलीनेस का एपिडेमिक। आप कह रहे थे मुझसे कि दिल्ली आप बहुत मिस करते हैं, कई बार वापस जाना चाहते हैं। आप तो बहुत किस्मत वाले हैं, मैं भी खुशकिस्मत हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप से दूर हैं, और माँ बाप अलग सिसक रहे हैं, ये अलग सिसक रहे हैं, और इन दोनों को ये लगता है कि अगर ये कुर्बानी नहीं दी गई तो कल इनके घरों में 2 रोटी नहीं आएगी। पर एआई ऐसे जॉब्स ले लेगा, इसलिए फिलॉसॉफी और वो गहराई अब ज़िंदगी में वापस लाने का वक्त है। मतलब मेरे ये जो क्लर्क वाले काम थे ना, एआई तू देख ले भाई, मुझे बैठकर सोचने दे, कुछ गहरा डूब कर एक ऐसा मोती निकालने दे जिसको लोग सुनना पसंद करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब्स जाएंगे, बेतुके जॉब्स जाएंगे, लेकिन दुनिया जिस दिन भी करवट लेगी और उसके लिए एक आंदोलन लगेगा, उस आंदोलन के बाद थिंग्स विल बिकम फॉर। आंदोलन कैसा होगा वो बताओ। हाँ। आंदोलन में जैसे ना, मैं एक एग्जाम्पल है मेरा कि एआई की इतनी ताकत का आप क्या करोगे? लोगों पे सर्विलांस करवाओगे क्या? उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करवा के उनको गुनाह करने से पहले अरेस्ट करवाओगे क्या? उनके सोशल मीडिया को बैन करवाओगे क्या? इसलिए एआई आया था क्या? नहीं, एआई आया था जो इंसानों के पास बेतुके, बिना मतलब के बकवास काम है उसको वो कर दे, और आप वो करें जिसके लिए आपको पैदा किया गया था। पर आंदोलन नहीं होगा जब तक, तब तक पता है क्या होगा? इसका सर्विलांस के लिए ही इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको सोशल मीडिया पर रोक के रखने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। आपका रील सरकाते सरकाते अंगूठा ना रुके, इसलिए एक के पीछे एक रील ढकेलने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। आंदोलन तो लगेगा, उठना पड़ेगा, पिरामिड को उल्टा करना पड़ेगा, और हम सब की ज़िंदगी में वो खुशगवारी लानी पड़ेगी जिसके लिए आया है, उसके बिना नहीं होगा। तो एग्ज़ाम्पल ये है, मेरा बड़ा कड़वा सा है, आई एम सॉरी, गाली देने वालों से पहले मैं माफ़ी मांग। आपकी नौकरी गई है, इसमें मुसलमानों का क्या हाथ है? आपके बैंक की किस्तें टूट रही हैं, इसमें मुसलमानों का क्या हाथ है? आपके घर से मकान मालिक निकालने को बोल रहा है, चीज़ें महंगी हो रही है, सिलेंडर 3000 का मिल रहा है, इसमें मुसलमान का क्या हाल है? अगर पूरे वक्त सोशल मीडिया पर मुसलमान तुम्हारे साथ ये करता है, इसको मर जाना चाहिए, और फिल्में धुरंधर जैसी दिखा के अगर आपके दिमाग को कैच ना किया जाए दीवार बांध कर, तो फिर आप ये गुस्सा जो लिए बैठे हो ना, उसको सही जगह चैनलाइज करके जवाब मांगोगे, और जवाब मांगने से, सवाल पूछने से आंदोलन आते हैं। इसलिए इस आंदोलन को उस दिन तक रोका जाए जितना मुसलमानों को बुरा दिखाया जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आंदोलन तो लगेगा, और वो मुसलमान नहीं ला पाएंगे, या क्या पता हम ला भी लें। तो सबसे ज़्यादा इस देश के जो सबसे कीमती एसेट है ना, वो पढ़े लिखे हिंदू हैं। वो जो बहुत सेक्युलर, बहुत पढ़े लिखे, अच्छा सोचने वाले, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी वही उठे थे, इस आंदोलन में भी उनको ही उठना होगा, वरना इनइक्वालिटी बहुत गजब की आने वाली है। अमीर बहुत अमीर और गरीब बहुत गरीब होने वाला है।
आप समझ जाइए कि डिप्रेशन की दवाएं बिक रही हैं और लोग पर्सनल लोन्स उठा रहे हैं। जितनी भी कंडीशंस आप यहाँ पर बता रहे हैं ना कि दुनिया खत्म होगी, लेकिन कैसे उसमें एडजस्ट करना है। एआई नौकरी खाएगा, लेकिन एआई को साथ लेकर के भी चलना है। मोबाइल फोन के इस्तेमाल के बिना जिंदगी आधी स्पीड की हो जाएगी, उससे भी कम, लेकिन आप कह रहे हैं कि दज्जाल इससे दूर भी रहना है। कैसे एडजस्ट करेंगे? सूरह कहफ में अल्लाह के रसूल पे जो आयत आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये था कि 7 लोग ना अपना ईमान बचाने के लिए गुफा में जाके छुप जाते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि अपने बंगलों और फ्लैट्स को छोड़कर हमें किसी गुफा में जाना है। उन्हीं घर में, उन्हीं कमरों में हमें अपना सोशल मीडिया स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही सोशल मीडिया बंद करो ना, तो एहसास होता है कि इस घर में 7 लोग और रहते हैं। जैसे उस गुफा में 7 लोग छुपे हुए थे, यहाँ एहसास होता है कि भाई 7 लोग और हैं। उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे मिलना पड़ेगा, फैमिली के वैल्यूज़ को हमें वापस लाना पड़ेगा। सूरह कहफ का मेरे देखने में यही इस्तेमाल है 2026 में। लेकिन और एक खूबसूरत चीज़ है, देखिए, आपको आपसे ज़्यादा एल्गोरिदम पहचान रहा है। आप जब स्लिम होने के एक फ़ोटो पे रुकते हो 2 सेकंड, तो फिर वो आपको डाइट की रील्स दिखाने लगता है, और फिर ऐसी रील दिखाने लगता है खासकर हमारी बच्चियों को कि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा चेहरा उतना अच्छा नहीं है जितना इन इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स का है, तो तुम्हें अपना खाना पीना छोड़ देना चाहिए, तुम्हें और सख्त डाइट करना चाहिए। जो टीनेज होती थी खाने पीने की, खुश होने की, उसमें बच्चियों ने खाना पीना अबैंडन कर दिया है। वो डिप्रेशन में चली गई, उनकी बॉडीज़ में वो इसेंशियल विटामिन्स की कमी आ गई। उनको वो दज्जाल ऐसे वो उनको वो कर रहा है। एक मिसाल तो ये हो गई। दूसरा, मेरे सबसे ज़्यादा ना हिंदू दोस्त हैं, पढ़े लिखे, बेहतरीन। उनका मोबाइल और मेरा मोबाइल बाजू बाजू में रख के आप स्क्रॉल देखिए। ईरान हीरो है, ईरान बहुत अच्छा कर रहा है, ईरान ने अमेरिका को हरा दिया, ये मेरा फीड दिखाता है। उनका फीड ये दिखाता है कि ईरान से बड़ा कोई विलन नहीं, ये होते ही ऐसे हैं, ये बिल्कुल ख़राब है। अब डेमोक्रेसी ना एक कॉन्वर्सेशन था, 2 लोगों का बैठकर आपस में एक संवाद और किसी नतीजे पे पहुंचना। मेरा एल्गोरिदम मेरा संवाद अलग कर रहा है, आपका एल्गोरिदम आपका संवाद अलग कर रहा है, एक कॉमन कंसेंसस पॉइंट ही नहीं बनने दे रहा, तो फिर डेमोक्रेसी सर्वाइव कैसे करेगी? ये सेकंड सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। हमें फ़ोन पे क्या नहीं देखना चाहिए। इसका एक एग्जांपल है, अगर कॉन्वर्सेशन कभी एक नहीं होंगे तो डेमोक्रेटिकली हम कभी एक नहीं होंगे। तो यहां से फिर एक नए हिंदुस्तान की शुरुआत होती है। मजहब के हिसाब से अब जिंदगी भर हमें वोट देना है। क्यों? क्योंकि मजहब के हिसाब से फीड आ रही है। तो हमें बैठकर बात करनी होगी कि सोशल मीडिया कंपनीज क्या ढकेलें, क्या नहीं ढकेलें हमारी फीड में। ये एक और है, एक तो वो बच्चियों के लिए रोकवाना है जिनको बॉडी शेमिंग कर रहा है, उन्हें शर्मिंदा कर रहा है उनके चेहरे और उनके उस पर, वहां ध्यान देना है। एक हमारे बच्चों को जब हम अकेला घर में छोड़कर जा रहे हैं, हमें लग रहा है हमने 3 दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन वो सोशल मीडिया की खिड़की से दुनिया के दज्जालों से बात कर रहा है, वो रोकना है। और तीसरा, ये डेमोक्रेसी वापस आ सके, इसके लिए हमें एक बहुत बड़े कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है। वरना हमारे एल्गोरिदम्स बटे हुए हैं, हमारी फीड बटी हुई है, हमारे वोट्स बटे हुए हैं। इसके बाद दोबारा वो वाला वोट नहीं हो सकेगा जो पहले पार्टी, उसकी विचारधारा और कैंडिडेट और लोकल मुद्दों पे हुआ करता था। अब तो बस हिंदू और मुस्लिम पे हुआ करेगा। तो ये वक्त है कि हमें बैठकर सोचना चाहिए कि हम दुनिया और देश को किस तरफ ले जाएं। और जय श्री राम जैसा प्यारा जो नारा है, स्लोगन है, वो एक पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा साबित करने के लिए बन जाएगा अगर हम इस पर वर्क नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि तो जय श्री राम और अल्लाह अकबर का इस्तेमाल दर्द भरी आवाज़ में दिल से पुकारने पर, जब हम साइकोलॉजिकली अनस्टेबल होते थे, तब अपने रब का नाम लेने के लिए आया था। वो पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग के लिए नहीं आया था जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया उसको बढ़ावा दे रहा है। एक उन्माद पैदा होता है अपने मज़हब का नारा सुनकर। एक बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, शायद मुझ पर फतवा लगे तो सर आँखों पर। अगर आपको आपके रब का नाम सुनकर, अल्लाह का नाम सुनकर, या मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे यहाँ जिनको कहते हैं प्रभु रामचंद्र कहते हैं नॉर्थ में, उनका नाम सुनकर, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर एक उन्माद पैदा होता है ना, अगर, तो फिर वो अल्लाह की आवाज़ नहीं है,
वो मज़हब की आवाज़ नहीं है, वो असली दज्जाल की आवाज़ है। और इसे मेरे रसूल ने यूँ समझाया कि दज्जाल के यहाँ दज्जाल लिखा होगा, लेकिन आधे लोग उसको अल्लाह पढ़ते होंगे और वो उसकी तरफ से लड़ते होंगे और सोचते होंगे कि हम अल्लाह की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन वो लिखा वहाँ दज्जाल होगा, उसका ये मतलब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बैठकर बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और यहाँ ज़रूरी ये चीज़ है, जब तक हम कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक ज़ाती तौर पर आप इतना कीजिए। अपने मोबाइल फ़ोन को आप बताइए कि मुझे क्या देखना है, वो जो दिखाना चाह रहा है ना, कम से कम वो मत देखिए। वहीं पर दरअसल वो एक सबसे बड़ी गलती जो है अपने आप में हो जाती है। अब स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अब अवेयर भी हुए हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, वो कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास मेंटोर्स नहीं है। वो कहाँ से सीखे, कहाँ से गाइड ले खुद को, ताकि वो जिंदगी में कुछ। दुनिया का सबसे बड़ा टीचर जो है ना, उसका नाम आप नहीं बता पाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा टीचर फेलियर है। फेलियर जो सिखाता है वो सक्सेस नहीं सिखाता। उसकी जैसी मेंटरिंग दुनिया में कोई नहीं करता। मैं एक मिसाल देता हूँ। इससे पहले की दुनिया में पढ़िए, पढ़ा हुआ लगाइए, फिर सीखिए, फिर कुछ बनाइए और लोगों के बीच डाल कर देखिए क्या तजुर्बा है। पढ़िए, पढ़ा हुआ लगाइए, सीखिए, कुछ बनाइए, फिर फीडबैक लीजिए। अब दुनिया चेंज हो गई है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब पहला है बनाइए, लोगों के बीच में डाल दीजिए। जब वो फीडबैक देंगे, गलतियां पॉइंट आउट करेंगे, वो आपके लिए R&D कर रहे हैं। आप उस निगेटिव कमेंट्स को निगेटिव मत लीजिए, वो आपके लिए मदद कर रहे हैं। आपको पूरा एक R&D डिपार्टमेंट वो नहीं बताता कि प्रोडक्ट में क्या कमी है, जो वो निगेटिव कमेंट्स बता रहे हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज हायरिंग करती है इसके लिए, बाकायदा डिपार्टमेंट बनाती है। हाँ। बनाइए और लोगों में डाल दीजिए, उन्हें जमकर क्रिटिसाइज करने दीजिए। अपनी अम्मी से मत पूछिए कि ये कैसा है। अम्मी हमेशा हाँ बोलेगी, यार तुझसे अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता मेरा बच्चा। अपने दुश्मन से पूछिए कैसा है और ध्यान से सुनिए वो क्या बोल रहा है, उसे अपने प्रोडक्ट में डालिए। फिर बड़ी भीड़ के पास जाइए, फिर वो नुक्ताचीनी करे, अपने प्रोडक्ट में डालिए। फिर और बड़ी भीड़ के पास जाइए। ऐसा करके वो भीड़ आपकी वो मेंटरिंग करेगी जो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। तो मेरे बोलने पर आज शाम को ना अपना AI लेकर बैठिए और उससे पूछिए ड्रोन कैसे बनता है। और यकीन मानिए, अगर आप में जज्बा है तो कल सुबह तक आप एक ड्रोन का प्रोटोटाइप बना भी देंगे। उसे उड़ा कर देखिए वो कितनी बार गिरता है। फिर इसके पास जाइए कि मेरा गिर जा रहा है, पूछिए। आपको पता है, बहुत ही दिल हिला देने वाला आंकड़ा है मेरे पास। मार्क ज़करबर्ग, जैसे आज के ज़माने के दज्जाल का बाप कहा जाता है, मेटा और फेसबुक, वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। स्टीव जॉब्स, एप्पल का मालिक, वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट था। आपके माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है। एलॉन मस्क टेस्ला के कॉलेज ड्रॉप आउट है। और ये कॉलेज के टॉपर्स को नौकरी देते हैं। सारे IITians को ये ले जाते हैं। 4 लाख 5 लाख रुपया महीना तनख्वाह ये देते हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया जो ये डिग्री होल्डर्स नहीं कर पाए? पता है क्या किया? डिग्री होल्डर टॉपर अपने लिए तालियां बटोरते हैं। वो किसी भी ऐसे रिस्क से बचना चाहते जिसमें तालियां कम हो जाए, तो उन्होंने रिस्क लेना ही छोड़ दिया। और ये कॉलेज ड्रॉप आउट, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो वो रिस्क पे रिस्क लेते गए और आज वहाँ चढ़कर बैठे हैं जहाँ हम सबका जाना ख्वाब है। तो मेरे देखने में इस संसार में हमें रिस्क टेकिंग, कुछ बनाकर फीडबैक के लिए पब्लिक में डालना, यही करियर। फिर पेरेंट्स का टेबू कैसे तोड़िएगा? पेरेंट्स को तो चाहिए कि उनका बेटा नीट लिख रहा है, IIT करने जा रहा है, JEE वो कर रहा है तैयारी, और उसका तो हो भी जाएगा। तुम ये क्या करने बैठ रहे हो घर में अकेले अकेले कमरे में बैठकर? वो टेबू तो सब कुछ ब्रेक कर देगा फिर। अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है जिसको मैंने अपना ही कुछ तोड़ मरोड़ करके डायमेंशन दे दिया है। हाँ। उसमें ये बताया जाता है कि एक बच्चा होता है, एक माँ है, वो ख्वाब देखती है कि मेरा बच्चा मर गया। तो वो देखती है कि जंगल में सब लोग जा रहे हैं और सबके हाथ में एक मोमबत्तियाँ, और मेरा बच्चा सबसे पीछे है। हालांकि उसका बच्चा मरा नहीं होता उस नज़्म में। तो वो देखती है कि इसके चेहरे पर रोशनी क्यों नहीं है, तो वो दौड़ कर जाती है तो देखती है इसकी मोमबत्ती बुझी हुई है। तो कहती है बाकी सबकी तो जली हुई है, तुम्हारी क्यों बुझी हुई है, मैं जला दूं? तो वो आंखों में आंसू भरकर कहता है, माँ अगर तुमने मुझे छोड़ दिया होता, अपने दामन और आंचल से निकाल दिया होता और मेरी मोमबत्ती कैसे बचाना है मुझे खुद सीखने दिया होता, तो आज मेरी भी मोमबत्ती जलती होती। तुमने मेरे लिए इसकी लौ बचा बचा कर
मेरी ट्रेनिंग खत्म कर दी, आज सबकी जली हुई है, मेरी बुझी हुई है। तो ये जो माँ बाप अपने माइंडसेट के हिसाब से ले जा रहे हैं ना बच्चे को, तो हज़रत अली का वही कॉल आता है, तुम अपने बच्चे को जब पढ़ाना तो इस ज़माने के एतबार से मत पढ़ाना, आने वाले ज़माने के एतबार से पढ़ाना कि तुम्हारा ज़माना कुछ और था, उसका ज़माना कुछ और होगा। चुभता हुआ एग्जाम्पल है, कल एक बच्ची मुझसे मिली, 22 लाख रुपया उसने डेंटल के एडमिशन में दिया, BDS करने के बाद 16,000 रुपये की नौकरी कर रही है। अब 22 लाख का कर्जा वो कितने साल भरे, फिर शादी कब करे और अपना घर कब चलाए। इसकी ठीक उलट एक बच्चा है जिसने BDS कहीं नॉर्मल कॉलेज से किया, लेकिन पहले दिन से अपना कंटेंट बना बना कर डाला कि भाई मुझे नहीं पता था दांत में ये होता है, ये होता है, आज हमने ये पढ़ा। उसके 14 लाख फॉलोअर्स, और वो उसके पास आ रहे हैं कि भाई मेरे दांत में ये प्रॉब्लम है, मुझे कौन सा लेना चाहिए। बड़ी बड़ी टूथपेस्ट की कंपनियां आ रही हैं कि अपने चैनल पर इसकी ऐड कर दो। तो हमें अपने बच्चों को फीस के नाम पर बड़े कॉलेजेस में ढकेल कर उससे पहले 100 बार सोचना चाहिए कि 2032 में दुनिया कैसे होगी, क्योंकि ये बच्चा जो कॉलेज में अब घुसा है ना, वो 2032 में वापस आएगा, और 2032 में तो दुनिया वहीं से वहीं ख़त्म करते हैं जहाँ से शुरू किया था, कि दुनिया तो 2026 में ही ख़त्म होगी, वो वाली तो ख़त्म हो गई। मेंटर्स खुद का खुद बनना पड़ेगा और रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, तो ही फिर वो बेड़ा दरअसल यहाँ पर पार होगा। समीर सिद्दीकी साहब, किताबें बहुत हैं आपके पास, तोहफे में मिलती भी आपको बहुत है। अभी इस ज़माने में लोग बात कर रहे हैं कि किताबें क्यों पढ़नी है, कुछ भी AI से पूछ लेंगे, किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है? एक ज़माना था कि एक एजुकेशन हुआ करती थी, जवाब देने वाली एजुकेशन। हम सब रट कर जाते थे, फिर सवेरे हमारी दादी दुआ पढ़कर फूंकती थी, अम्मी एक दही खिलाती थी, ये सब फरिश्तों को मनाया जाता था अल्लाह पाक की तरफ से। अल्लाह पाक के सामने ये अर्ज़ लगाई जाती थी कि ये जो पढ़ कर जा रहा है ना, उसी में से पूछ लेना। एक तरह की रिश्वत हुआ करती थी। अब जो सवाल है, अब जो एजुकेशन है, उसमें जवाब की ज़रूरत नहीं है, जवाब AI को सारे पता है। उन जवाबों को खुलवाने के लिए एक चाबी चाहिए, जैसे सवाल कहते हैं। क्या AI ताकतवर है? बहुत। पूछा कितना? का जितना आपका सवाल ताकतवर है वो उतना ताकतवर है। तो हमें अब किताब पढ़ना चाहिए, सवाल कैसे पूछते हैं ये सीखने के लिए। आप AI के इस ज़माने में ये मत कहिए मुझसे कि किताबों का क्या रह गया। वो किताबें आपके जहन को, जैसे हम चाकू नहीं तेज़ करते पत्थर पे, किताबों की हर लाइन हमारे जहन को वैसा तेज़ करती है, और वो जितना तेज़ करती है उतना तेज़ सवाल आता है, और जितना तेज़ सवाल आता है AI का उतना गहरा जवाब आता है। जब सारा काम AI को ही करना है तो आगे कौन जाएगा? वो जिसका सवाल इतना गहरा होगा कि उसका जवाब उससे ज़्यादा गहरा बाहर आए। तो अपने बच्चों को सवाल करना सिखाने के लिए सोक्रेटिस, सुकरात और इमाम आज़म अबू हनीफा की क्लासरूम में बिठाना पड़ेगा। वहाँ वो दोनों कुछ नहीं पढ़ाते थे, हर सवाल पर फिर एक सवाल पूछते थे, हर सवाल पर फिर एक सवाल पूछते। जैसे एग्जाम्पल है कि नेकी क्या है, हर बच्चा कहता था मैंने तो मस्जिद के बाहर 20 रुपये दिए हैं, वो नेकी है। एक बच्ची कहती थी मैंने अपने फ्रेंड की एग्ज़ाम में मदद की, वो नेकी है। फिर इमाम आज़म पूछते थे कि कभी किसी ऐसे की मदद की है क्या जो बदले में आपके लिए कुछ ना कर सके? बच्चे कहते समझा नहीं। तो कहा वो अपनी आंखों से भी शुक्रिया ना कह सके, होठ तो छोड़ दीजिए, ऐसे किसी की कभी मदद की? तो सारे हाथ क्लास में नीचे हो जाते। फिर एक बच्ची से पूछते तो कहती है कि अगर मैं बता दूंगी तो फिर नेकी कैसे रह जाएगी? इमाम आज़म कहते बिल्कुल सही बात है, बताओ इस सवाल का क्या जवाब है। अगर वो अपनी नेकी बता दे तो नेकी नहीं रह जाएगी, लेकिन बेटा इसलिए बता दो कि हम सब इंस्पायर होंगे तो हम भी वो काम करेंगे। तो कहती है कि मैं हर सुबह बिना किसी को बताए छत पर चिड़ियों के लिए पानी रख देती हूँ। चिड़ियों के लिए पानी गर्मी के मौसम में छत पर रख देती हूँ, बिना किसी को बताओ। चिड़िया मुझे नहीं जानती कि मैं रखती हूँ, वो मुझे थैंक यू भी नहीं कह सकती। तो इमाम आज़म पलट कर पूछते कि बताओ अब दोनों में बड़ी नेकी कौन सी और इबादत वाली नेकी कौन सी? हमें ना ऐसे प्रोवोकेटियर्स चाहिए, टीचर्स नहीं चाहिए। प्रोवोकेटियर्स मतलब जो सवाल पे सवाल पे सवाल ऐसे पूछे कि सच झूठ की खाल उधड़ के सच बाहर आ जाए। हमें उस लेवल की पढ़ाई के लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी, और वो किताबों से अच्छा कोई नहीं कर सकता। किताब हाथ में होनी ज़रूरी है, और उन्हीं किताबों से ये सीखना है कि सवाल कैसे पूछना, और जो कौम सवाल नहीं पूछती वो शायद ख़त्म भी हो जाए। जो कौमें सवाल नहीं पूछती वो गुलाम बनाई जाती हैं। फिर SIR में उनके नाम करते हैं, 97 लाख नाम करते हैं, फिर वो वहाँ पे भी सवाल नहीं करती, क्योंकि उनको
वो आता ही नहीं है सवाल करना, तो क्योंकि किताबें नहीं पढ़ी, क्योंकि किताबें बड़ा मसला दरअसल वो है। एक बहुत ज़रूरी और अहम सवाल, आपके सारे स्पीचेस में आप जिक्र करते हैं कि हाफिज़ बनना भी ज़रूरी है, लेकिन साइंस के फॉर्मूले याद करना भी ज़रूरी है। दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर के चलना है। गलती शायद हमसे यही हो रही है। मैं कल एक फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन का लेक्चर बना रहा था, तो उसमें से एक लाइन सुनाता हूँ। मुझे लगता है कुरान की ये सबसे बड़ी तफसीर है। मैंने एनसीईआरटी के 7th क्लास के सन के ऊपर में रिसर्च कर रहा था। एआई कहता है कि सूरज के कोर में 250 बिलियन टाइम्स अर्थ से ज़्यादा प्रेशर होता है। पूछा ये प्रेशर क्यों होता है, तो कहा कि वो वहाँ क्रश करता है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स को क्रश करके मिलाकर एक हीलियम का एटम बनाता है। मैंने पूछा इसका मतलब, हम अपने बच्चों को ऐसी ही तालीम देते हैं अलिफ्स एकेडमी में। तो उसने कहा 2 टमाटर लीजिए, ज़ोर से मारिए, 2 टमाटर जैसी एक होंगे, उसमें से पल्प बाहर आएगा, वही रोशनी और गर्मी है जो आप अर्थ पे महसूस करते हैं। मैंने कहा अच्छा फिर, तो कहा जब वहाँ वो फोटोन तैयार होता है ना, तो आपको पता नहीं होगा कि सूरज के कोर में, आज एआई से पूछ के देखना, इतना डेंस ट्रैफिक होता है, इतने फोटोन और एटम्स होते हैं कि उसको बाहर निकलते निकलते 1 लाख साल लग जाते हैं। कोर में से उस फोटोन के पार्टिकल को सूरज की सतह पे आने पे 1 लाख साल लगते हैं, और जैसे ही वो सतह पर आता है फिर 8.5 मिनट में, 8 मिनट 20 सेकंड में 15 करोड़ किलोमीटर दूर ज़मीन पर वो आता है, सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में। और यहाँ एक झाड़ उसको एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस में, जिसको खाकर हम दोनों यहाँ बैठे हैं। तो हमारे पेट में इस वक्त जो तवानाई और ताकत है वो सूरज के कोर में से निकली थी। 1 लाख साल पहले इंसान भी दुनिया में नहीं थे, तब निकली थी। वो सतह पर अभी पहुंची, उसके बाद 8 मिनट 20 सेकंड में आई, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, उसको बकरे ने खाया, बिरयानी बन के वो दोनों हमारे टेबल पर है, और अभी हमें वो ताकत दे रहा है। मुझे लगता है कि कोई आलिम सूर्य रहमान की तफसीर नहीं कर सकता बिना ये वाली एनसीईआरटी पढ़े। तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे कि जो तुम्हारे पेट में इस वक्त ताकत है, हमने सूरज के कोर में उसको 1 लाख साल पहले निकाला था। ये खुदा है। तो जितने लोग आलिमत पढ़ने मदरसों में जा रहे हैं, कड़वी बात, बिना एनसीईआरटी के वो पढ़ी हुई तफसीर आप कहाँ सुनाओगे? जेनजी को उसको लेना ही देना नहीं है जो आप बोल रहे हो, है ना। एनसीईआरटी के साथ मिलाकर लिखी हुई एक तफसीर आप लिख सको, इसलिए दीन और दुनिया दोनों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी तकरीर में हमेशा कहता हूँ, जिसने यूनिवर्सिटी ख़त्म कर दी वो कुरान की तरफ जाओ, और जिसने कुरान ख़त्म कर दी वो यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ। और आजकल यूनिवर्सिटी का नया मतलब है, हर जेब में एक एआई है, उससे पूछो कि इसका असल मतलब क्या है जो यहाँ लिखा हुआ है। फॉर्मूला यही है, चीज़ें सीखनी है, जाननी है, खुद को बचाना, दुनिया को बचाना। जितनी बातें करेंगे उतनी बातें कम होगी, लेकिन फ़िलॉसफ़ी का ये मसला रहेगा हमेशा से। क्योंकि कल सुना मैंने कि चांद को देखकर मैं सख्त बेचैन हुआ, उसमें भी निशा था जमाल यार का। ये वजह दरअसल यही है, वो जो 1400-1500 साल पहले कुरान मजीद और हदीस का अक़वाल ने जो मैं बताया ना, वही तो आज प्रूव हो रहा है। इसीलिए आप बार बार कहते हैं दीन और दुनिया दोनों जब तक साथ नहीं चलेगी ना, वो ख़जाना नहीं मिल पाएगा दरअसल। एक्चुअली फ़िलॉसफ़ी ना हमारी ज़िंदगी का ठहराव है, वरना हम सब भाग रहे हैं। एक दिन हमें एक ऐसा करना चाहिए, मोबाइल, आजकल ना बोर नहीं होते हम, जो बोरिंग का टाइम होता है उसमें बैठ के सोशल मीडिया देखते हैं। तो जो हम में से सबसे शरीफ है उनका स्क्रीन टाइम 5 घंटा 32 मिनट का है। 5 घंटा 32 मिनट का स्क्रीन टाइम हमारा है, और फिर हम अपना मोबाइल रख के बच्चे को घूरते हैं, मोबाइल रखो। अब वो कैसे मोबाइल रखे कि एल्गोरिदम बनाने वाले इंजीनियर्स और कंटेंट बनाने वाले कंटेंट मेकर ने पूरा इंतज़ाम किया हुआ उसकी तवज्जो खींचने का। उसको डांटने से पहले तो बैठकर आप भी तो सोशल मीडिया देख रहे थे। तो एक दिन फ़िलॉसफ़ी को समझने के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके सूर्य कहफ की उस गार में बोर होकर छत की तरफ देखते हुए सोचना है कि एक बार मिलने वाली ज़िंदगी में, जो सन से तीसरा प्लैनेट है, एक बार मिलने वाली ज़िंदगी में आपने क्या किया। तो हैदराबाद के लोगों को एक ताना मारते हुए ख़त्म करता है। हैदराबाद में सिर्फ 4 चीज़ें मिलती हैं। हमने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया वो रोड पे दिखता है। शादी घर, उसके बाजू डॉक्टर, उसके बाजू डायग्नोस्टिक सेंटर, उसके बाजू फार्मेसी, उसके बाजू फिर शादी घर। खाओ, चेक कराओ, लेट जाओ, दवा खाओ। इसके लिए तुम्हें भेजा गया था क्या? सोचिए, हैदराबाद रोज़ एक इदारा पैदा कर सकता है,
रोज़ एक इदारा पैदा कर सकते, लेकिन कभी मैं या मेरे जैसे लोग आके कहें कि अलिफ्स एकेडमी या उसके जैसे इंस्टीट्यूशंस को हैदराबाद में अपना बच्चा भेजिए, तो हम में से कितने लोग होंगे जो भेजना चाहेंगे? नहीं भेजना चाहेंगे। हाँ, शाम को बिरयानी में ज़रूर ले जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सारी ज़रूरी बातें दरअसल यहाँ पर जो सामने आई, उसमें ज़रूरी जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, सवाल आपके सामने, जवाब भी आपके इर्द गिर्द है, लेकिन आपकी अकल को खुद आप इतना वसी कर लीजिए कि हर सवाल का जवाब वो इर्द गिर्द ही है, बस उसे ढूंढना बाकी है। ख़ास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही लूँगा इजाज़त। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।